गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये आज चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पाचन तथा अवशोषण। क्लास 11th को टेस्ट लेने वाले हैं 20 जुलाई को, तो उसमें ये चैप्टर आ रहा है, तो सोचे एक ऑनलाइन वीडियो इसके लिए बना देते हैं और यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहे हैं। जिनका भी छूटा हुआ होगा वो इसके सहायता से आप देख सकते हैं। ये वीडियो हम ऑनलाइन डाल देंगे अपने चैनल पर, ठीक है। आइए, तो जो चैप्टर 5 है वो आपका चैप्टर का नाम है पाचन तथा अवशोषण, ठीक। ये चैप्टर है और इसके बारे में हमको पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि जो पाचन है वह एक जैव रासायनिक क्रिया है। पाचन कैसा क्रिया है? पाचन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसके द्वारा जो जटिल पोषक पदार्थ होते हैं वह अवशोषित होने लायक सरल रूपों में क्या हो जाते हैं? परिवर्तित। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि जो पाचन है वह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जो जटिल अणु होते हैं वो सरल में परिवर्तित हो जाते हैं, हाँ या ना? तो जटिल अणु सरल में जब परिवर्तित हो जाते हैं तब हम इस क्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। आगे, पाचन के बाद जो सरल अणु होते हैं उनका क्या होता है? अवशोषण। सरल अणु, आप यहाँ पास देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि जो जटिल पोषक पदार्थ होते हैं वो सरल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो सरल अणु होगा उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। आहार नाल की दीवार में उपस्थित रुधिर वाहिनियां या लसिक वाहिनियों के द्वारा होता है। तो जो इसका अवशोषण होगा ये किसके द्वारा होगा? रुधिर वाहिनियों के द्वारा या फिर लसिका वाहिनियों के द्वारा। क्लियर है? क्या चीज? अवशोषण। क्योंकि अभी हम क्या पढ़े कि पाचन जो है एक जैव रासायनिक क्रिया है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो जटिल अणु होता है, जो जटिल और ठोस अणु जो होता है वो सरल रूप में बदल जाता है। इस पूरी क्रिया को हम पाचन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पास है कि जो पाचन, जब वो पाचन हो रहा है तो उसके बाद जो सरल अणु है उसका क्या होगा? अवशोषण। अभी अवशोषण करेगा कौन? आहार नाल का दीवार, और इसमें जो उपस्थित होगा कौन? रुधिर वाहिनी और लसिका वाहिनी। ये रुधिर वाहिनियां और लसिका वाहिनियां यह दोनों मिलकर अवशोषण क्रिया को करेगा। क्लियर है? जो कि पाचन के पहले होगा कि पाचन के बाद? पाचन के बाद। आगे, यहां से अवशोषित भोज्य पदार्थ कोशिकाओं के जीव द्रव में पहुंचते हैं। तो जो यहाँ पास जो भोजन जो है जो अवशोषित हुआ है वह कोशिकाओं के कहाँ पहुंच गए? जीव द्रव में। और जब जीव द्रव में पहुंच गए तो इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। फिर से, पाचन जो है वह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जो जटिल अणु होता है वो किस में बदल जा रहा है? सरल अणु में। अच्छा, जब सरल अणु में बदल गया है तो उस भोजन का अवशोषण होगा। तो जो अवशोषण है ये करेगा आहार नाल का दीवार, जिसमें उपस्थित होगा आपका क्या? रुधिर वाहिनी और लसिका वाहिनी। अब इसके आगे क्या लिखा हुआ था कि जब अवशोषित भोज्य पदार्थ कहाँ पहुंच जाएंगे? कोशिका के जीव द्रव में। तो जब भी जो भोज्य पदार्थ होगा अगर वह जीव द्रव में पहुंच जाता है तो इस पूरे प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। देखिए, अभी आप तीन चीज पढ़े। आप पहला पढ़े पाचन, दूसरा पढ़े अवशोषण और तीसरा पढ़े स्वांगीकरण, ठीक। आगे देखते हैं। अपचा भोज्य पदार्थ। अपचा भोज्य पदार्थ कहने का मतलब जो पचा हुआ ना हो, जो ना पचा, ठीक है। अपचा भोज्य पदार्थ जो है वो जब शरीर के बाहर निकल जाता है तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बहिष्करण। क्या बोलते हैं? बहिष्करण। फिर से एक बार समझते हैं शॉर्ट में। देखिए, ये स्लाइड में क्या लिखा हुआ था। ये स्लाइड में लिखा हुआ था कि जो पाचन है वो एक जैव रासायनिक क्रिया है। अब जैव रासायनिक क्रिया है ये तो ठीक है, लेकिन जो जटिल अणु होता है वो किसमें बदल जा रहा है? सरल में। जटिल अणु को सरल में बदल जाने की प्रक्रिया को हम पाचन बोलते हैं, ठीक। पाचन के बाद होता है आपका अवशोषण। तो जो पाचन के बाद जो अवशोषण हुआ है, जाहिर सी बात है वो आहार नाल का दीवार करेगा, क्योंकि पाचन का क्रिया पूरा आहार नाल में ही हो रहा है। मुख गुहा से लेकर गुदा तक फैला हुआ होता है, ठीक है। तो जो आहार नाल के दीवार में जो उपस्थित है रुधिर वाहिनियां या फिर लसिका वाहिनियां, इसके द्वारा अवशोषण का क्रिया हो रहा है। तो जो अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होगा, अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होगा वह कोशिका के जीव द्रव में पहुंचेगा। तो जब कोशिका के जीव द्रव में पहुंच गया तो जीव द्रव में पहुंच गया तो इस प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। अच्छा, कुछ ऐसा तो जरूर होगा कि जो पचा होगा और ना पचा हो।
तो जो अपचा पदार्थ होगा, जो ना पचा हुआ होगा, वह कहाँ चल जाएगा? शरीर के बाहर। और बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कह देंगे? बहिष्करण। देखिए थोड़ा सा गंदा हो गया है, लेकिन समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है भोजन को ग्रहण करना, खाना ठूसना, इसको इंजेशन बोले। ठीक, तो भोजन को ग्रहण करना इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर क्या होता है? इंजेशन। इसका कहने का मतलब है कि पहले हम भोजन को खाएं, खा लिए सब लोग, हाथ धो लिए, अच्छा, खाने के बाद उसका क्या हुआ? पाचन। अरे हुआ, तो पाचन होने के बाद फिर उसका क्या होगा? अवशोषण। और फिर उसका क्या होगा? स्वांगीकरण। और फिर शांति भवन, मतलब कौन करण? बहिष्करण। हाँ या ना? तो देखिए ये जो लिखा हुआ जो लाइन है, ये कितना आसान है, मैं आपको अभी 1 मिनट के अंदर समझा दे रहा हूं। देखिए भोजन को ग्रहण करिए, ग्रहण करने के बाद आपका क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो आप भोजन खाए हैं उसका पाचन होगा। पाचन हो जाने के बाद वो क्या होगा? अवशोषित होगा। तो अगला टॉपिक अवशोषण होगा। और जब पूरा भोजन को आप अवशोषित कर लिए हैं तो कोशिका के जीव द्रव में पहुंचेगा, और जीव द्रव में पहुंचने वाले को हम बोलते हैं स्वांगीकरण। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बहिष्करण। डन। चलिए आगे। आहार नाल और पाचन ग्रंथि, कौन कौन? आहार नाल और पाचन ग्रंथि। फिर से कौन कौन? आहार नाल और पाचन ग्रंथि। यह दोनों आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और उस तंत्र का नाम है पाचन तंत्र। फिर से आहार नाल जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल हुआ, और पाचन ग्रंथि जितना भी ग्लैंड हुआ, डाइजेस्टिव ग्लैंड हुआ, ये दोनों आपस में मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। क्लियर है? अच्छा, क्या आप वो पूरा प्रोसेस समझ पा रहे हैं, इंजेक्शन से लेके पूरा बहिष्करण प्रक्रिया तक? फिर से देखिए होगा क्या? आप खाना खाएंगे, इंजेक्शन जिसको बोलेंगे। खाना खाने के बाद उस भोजन का जाहिर सी बात है पाचन होगा। पाचन होने के बाद उसका अवशोषण होगा। अवशोषण होगा, कोशिका के जीव द्रव में पहुंचेगा, इसको स्वांगीकरण बोलेंगे। और फिर उसके बाद अगर पूरा शरीर में नहीं पहुंच पाया, जो अपच हुआ होगा, वो बाहर जाके निकलेगा, जिसको हम क्या बोले? बहिष्करण। है ना? आगे तो जो आहार नाल है और पाचन ग्रंथि है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि दोनों आपस में मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पाचन तंत्र का। ठीक है, आगे। अब यहाँ पास क्या है कि मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र एक टॉपिक है। अब इसमें पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। देखिए पहला नंबर पर आता है जिसका नाम है आहार नाल। क्या नाम है? आहार नाल। अच्छा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, आहार नाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। फिर से, तो जो मनुष्य का आहार नाल होता है, मुख से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है और पीछे की ओर गुदा तक फैला होता है। अच्छा, प्रारंभ कहाँ से हुआ? मुख से। और पीछे की ओर जो अंतिम है वो कौन है? गुदा। इसको इंग्लिश में एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस। क्लियर है? आगे, यह 8 से 10 मीटर लंबा होता है, सेंटीमीटर नहीं, मीटर। आहार नाल जो होता है वो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। नलिकाकार कुंडलित रचना है जो मिजेंटेरिस के द्वारा शरीर भित्ति के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। तो मिजेंटेरिस जो है वो एक आपका रचना है जो शरीर भित्ति के साथ इससे जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैसा रचना है एलिमेंट्री कलर? नलिकाकार कुंडलित रचना है जो मिजेंटेरिज के द्वारा, मतलब इसके द्वारा, इसी के द्वारा वह शरीर भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। मिजेंटेरिज के द्वारा ही उस शरीर के भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। कौन जुड़ा हुआ होता है? आहार नाल। कौन? आहार नाल। और आहार नाल का जो लंबाई होता है वो 8 से 10 मीटर होता है, ना कि सेंटीमीटर। डन? पक्का? तो क्या ये स्लाइड में क्या पढ़े और ये स्लाइड में क्या पढ़े पूरा क्लियर हो गया? पक्का? आइए एक बार रिवीजन के रूप में देखते हैं। इसमें हम पढ़े कि जो सबसे पहला जो चैप्टर का ही नाम था जिसका नाम था पाचन तथा अवशोषण, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़े पाचन।
तो पाचन में हम क्या पढ़े कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है या एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणु जो होते हैं वो कौन अणु में बदल जा रहे हैं, सरल में। किसमें बदल जा रहे हैं, सरल में। अच्छा, तो जाहिर सी बात है पाचन के बाद भोजन का अवशोषण होगा। अवशोषण होगा, अवशोषण कौन करेगा, आहार नाल का दीवार, या तो रुधिर वाहिनियों के द्वारा या फिर लसिका वाहिनी के द्वारा। अच्छा, जब यह अवशोषण पूरी तरह से हो जाएगा तो वह भोज पदार्थ जो होगा वो हमारे जीव द्रव में पहुंचेगा, कोशिका के जीव द्रव में। तो कोशिका के जीव द्रव में यदि पहुंच जाता है तो उस पूरे प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं, और जो अपचा भोजन होगा वह समय समय पर बाहर निकल जाएगा या शरीर से बाहर हो जाएगा, शरीर से निष्कासित हो जाएगा, तो उस पूरे प्रक्रिया को हम बहिष्करण बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो उसके आगे हम लोग पढ़े थे कि जो पूरा पाचन का जो क्रिया है वो इतना ही में संपन्न है। पाचन, इंजेशन मतलब पहले खाना, ठीक है, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इंजेशन। हिंदी में अगर बोले तो खाना खाना, फिर उसका पचना, फिर उसका अवशोषित होना, फिर उसके जीव द्रव में मिलना और समय पर बाहर निकल जाना, बहिष्करण। तो यहाँ पास पूरा पढ़ लेने के बाद हम पढ़े थे कि जो आहार नाल होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है और जो पाचन ग्रंथि होता है वो आपस में मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। और अगला टॉपिक ही हम लोग का शुरू हो गया था पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले आपको बताया गया कि जो आहार नाल होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, वह मुख से शुरू होकर गुद्दा तक समाप्त होता है, और यह दोनों के बीच का जो दूरी होता है वो 8 से 10 मीटर होता है, और मिजेंटेरिस के द्वारा वो जुड़ा हुआ होता है हमारे शरीर भित्ति से। जुड़ा हुआ कौन होता है, आहार नाल, किसके द्वारा, मिजेंटेरिस के द्वारा। डन, आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है आहार नाल का जो मुख्य भाग है वो अलग अलग प्रकार के हैं। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। आहार नाल का मुख्य भाग निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारा है। जाहिर सी बात है कि मुख शुरुआती है और गुदा अंतिम है, तो उसके बीच तो बहुत सारा चीज होगा ना। आइए, पहला है मुख एवं मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा, और दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है ओसोफेगस, चौथा अमाशय, पांचवा छोटी आंत, और छठा है बड़ी आंत, और 7वां नंबर पर आता है गुद्दा। क्लियर है? छूट गया था, मैंने अभी लिख दिया है। तो ये जो 7 जो हैं, यह सातों से मिलकर पूरा आहार नाल बना हुआ है, पूरा कंप्लीट एक एलिमेंट्री कैनाल बना हुआ है, जो कि इसका लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं, मीटर। क्या होता है, मीटर, 8 से 10 मीटर। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। पहला भाग कौन है, मुख, मुख एवं मुख गुहा, दूसरा फेरिंग्स, तीसरा ओसोफेगस, चौथा अमाशय। एक चीज और, अमाशय 3 भाग में बांटा गया है। अमाशय का 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कौन कौन सा है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो अमाशय जो है यह 3 प्रकार के, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और अगला है छोटी आंत, ये भी कितने वर्ग में बांटा गया है, 3, जिसका नाम है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, फिर अगला आता है बड़ी आंत, ये भी 3 वर्ग में बांटे गए हैं, सीकम, कॉलन और रेक्टम। क्या यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के बारे में ही है, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें है क्या कि जो आहार नाल है वह मुख से शुरू होकर गुद्दा तक जब फैला हुआ है तो ये 8 से 10 मीटर लंबा है, तो इसके बीच बहुत सारे अंग होंगे, है ना। तो वही है, पहला है मुख एवं मुख गुहा, दूसरा है फेरिंग्स, तीसरा है आपका इसोफेगस, चौथा है अमाशय। अमाशय 3 भाग में, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और अगला नंबर पर है छोटी आंत, छोटी आंत में 3 भाग में, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत भी 3 भाग में, सिकम, कलन और रेक्टम। और अगला नंबर पर आता है गुद्दा। और यह इतना के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 8 से 10 मीटर। आगे बढ़े, पक्का? ये 3 स्लाइड पूरा क्लियर है कि नहीं? याद करना ना करना अलग बात है, आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप वीडियो देख के समझ जा रहे हैं
तो आपको फिर नोट्स निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको बार बार रिवाइज इतना ही करवा देंगे कि आपको साथ साथ। लेकिन एक चीज है, जब हम कुछ बोलें, भले ही आप ऑनलाइन मोबाइल में देख रहे हो, लेकिन आप एक बार उसके साथ रिपीट करिएगा। अगर हम बोले कितना मीटर लंबाई होता है, तो मेरे से पहले आप 8 से 10 मीटर बोलिए, ये जांच करने के लिए आपको याद हुआ है कि नहीं। अगर हम बोले कि अमाशय जो है वह 3 वर्ग में बांटा गया है, और हम बोलने लगे कि डेडुनम जेजुनम इलियम, तो आप खुद से सोचिए कि हम गलत बोले कि सही, क्योंकि अमाशय 3 भाग में बांटा गया है, बट कार्डियक फंडिक पाइलोरिक में बांटा गया है, ना कि डेडुनम जेजुनम और इलियम में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा, और अगर आप साथ में बोलिएगा, देखिएगा और समझिएगा, तो आपको नींद भी नहीं आएगा। ठीक है, आइए अगला। तो ये है पूरा एक आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि माउथ, माउथ कहने का मतलब दिमाग ना, नहीं, माउथ कहने का मुंह है। ये ईसोफेगस है, ये स्टमक, अमाशय है, पेंक्रियाज है, बड़ी आंत है, रेक्टम है, गुद्दा है, छोटी आंत है, गॉल ब्लैडर है और लीवर, यकृत है। इस सब एक एक करके पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। फोटो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। अगर नोट्स में आपका फोटो नहीं बना होगा तो इसको बना लीजिएगा, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चेंज करें। अगला है टॉपिक मुख एवं मुख गुहा। आइए समझते हैं, मुख एवं मुख गुहा। माउथ, ये पोर्शन, ये माउथ है ना, ये माउथ है, नहीं ये माउथ है, ये मुंह है, माउथ। और इसके अंदर का जो पूरा पोर्शन हुआ, इसको ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब पूरा ये पोर्शन पार्टीशन हम लोग समझ रहे हैं। देखिए क्या है, आहार नाल का आगे का भाग मुख, मतलब ये शुरू यहीं से हो रहा है। ये जो आहार नाल है मुख से शुरू है, मुख यहाँ है ना, नहीं ये है मुख, यहाँ से शुरू हो रहा है आहार नाल। और यहाँ से शुरू होने के बाद यह पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है, यह पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है, यह पीछे की ओर मुख गुहा में खुलता है। मुख, मुख गुहा। ठीक है, अंदर से, हाँ अंदर से। आइए, मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े, देखो ये जॉ है, कौन है, जॉ, दिस इज जॉ, ये जॉ है आपका, जबड़ा है, एक नीचे और एक ऊपर, दो होता है। आ करके देखिएगा, नीचे 16 दांत है और ऊपर 16 दांत है, दोनों मिला के 48, नहीं 32। आइए, मुख गुहा ऊपरी तथा निचले जबड़े के द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, जिसे बंद करने के लिए बाहर की ओर से 2 ओठ होते हैं। ये देखिए, ये एक ऊपर जॉ, ऊपर वाला जॉ के लिए ऊपरी होठ, नीचे वाला जॉ के लिए निचला होठ, और यह दोनों मुख गुहा को बंद कर देता है। और इसी को बंद करने में ही भलाई है, क्योंकि जब खुलता है तो बहुत सारा चीज बोला जाता है ना। इसको जितना बंद रखिएगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए, तो ये पूरा पोर्शन आपको समझ में आया। अच्छा, मुख गुहा का आगे का भाग, ये मुख, अब ये पीछे जाके जो खुलता है इसको मुख गुहा बोले, मतलब आ, ये पूरा को मुख गुहा बोले। अच्छा, मुख गुहा को बंद करने के लिए, मुंह को बंद करने के लिए बाहर एक ऊपरी जौ होता है और एक लोअर जौ होता है। ये जौ है, क्या है, जौ है, ये जौ और ऊपर वाला जौ, यहाँ पास 16 दांत और ऊपर भी 16 दांत, और यह 16 16 32 मिला के अस्थाई दांत। समझते हैं, मुख गुहा में पाई जाने वाली कौन है संरचनाएं। अब पढ़ते हैं संरचनाएं। पहला है दांत, TEETH, टीथ। देखिए ये दांत है, देखा ये दांत है ना, हाँ वेरी गुड, हाँ कह रहे हैं, दांत नहीं है बाबू, दिस इज जीभ। बचपन में, बचपन मतलब जब आप 60 साल 70 साल या 80 साल के थे तब का बात है, नहीं, बचपन में मुख गुहा में जो दांतों की संख्या होती है वो कितना होती है, 20। कितना होता है, 20। बचपन में नटे नटे इतना जब थे तब, है ना, इतने को इतने को इतने को, नटा 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 नटा। आइए, मुख गुहा में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20, और इसी को बोलते हैं दूध के दांत। कौन दांत, दूध के दांत। तो हम जानते हैं कि दूध को इंग्लिश में हम बोलते हैं WATER, वाटर, नहीं मिल्क, इसीलिए इसको कौन तीत कहा जाता है, मिल्क तीत, दूध का दांत। क्लियर है, फिर से मुख एवं मुख गुहा टॉपिक पढ़ रहे थे। मुख एवं मुख गुहा जो है, आगे मुख और पीछे की ओर मुख गुहा है। ये पढ़े, बंद करने के लिए 2 ओठ है, जिसमें से ऊपरी जॉ के लिए, अपर जॉ के लिए 1 होठ, नीचे जॉ के लिए 1 होठ।
और ये दोनों मिलके बंद कर देता है। अच्छा, पहला भाग इसमें आता है दांत। तो दांत में बताया गया है कि जो बचपन में जब हम लोग बच्चा थे, बचपन के समय क्या होता था कि जो दांत का संख्या होता है वो कितना होता है, 20। और ये 20 दांत को हम क्या बोलते हैं, दूध के दांत। क्या बोलते हैं, दूध के दांत। आगे, 6 से 7 साल की उम्र में, कितना साल, 6 से 7 साल की उम्र में इन दांतों के स्थान पर नए अस्थाई दांत निकलते हैं, जिसको हम कौन दांत बोलते हैं, अस्थाई दांत। ये जो होता है परमानेंट टीथ होता है, स्थाई दांत होता है। अब ये टूटेगा तो भले संकट हो सकता है, समझ में आ रहा है, ये नहीं टूटना चाहिए। दूध का दांत टूटा फिर से आ जाएगा, अस्थाई दांत टूटा तब जल्दी नहीं, जल्दी का आएगा ही नहीं, फिर आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। इस प्रकार कहने का मतलब है कि जो 20 दांत का संख्या था वो था दूध का दांत, बचपन में जो होगा 6 से 7 साल में टूटना शुरू हुआ और उसके जगह पर एक और दांत आने लगा जिसको हम बोले अस्थाई दांत। ठीक है, तो इस प्रकार मनुष्य में 2 बार दांत निकलने की अवस्था को बोलते हैं डाइफिडोंट। क्या बोलते हैं, डाइफिडोंट। मनुष्य में 2 बार दांत निकलने की प्रक्रिया को बोलते हैं डाइफिडोंट। मनुष्य में 2 बार दांत निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डाइफिडोंट। क्लियर है। अस्थाई दांत, कौन दांत, अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, ये आगे है, अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कनाई नहीं, कैनाइन, है ना। आइए देखते हैं, अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इनको हेट्रोडोंट कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट। अस्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसको हम हेट्रोडोंट कहते हैं। क्लियर है। अगला, सभी दांत जबड़े में उपस्थित गड्ढे में स्थित होते हैं। इस जबड़ा में उपस्थित है और इसके एक गड्ढे में है, देखिएगा मसूड़ा उसूड़ा से पूरा नीचे की ओर ढका हुआ होता है, फिर ऊपर का परत है जो क्राउन कहलाता है, सॉरी हाँ क्राउन कहलाता है, सबसे ऊपर का भाग है, फिर नेक होता है, फिर सबसे नीचे रूट होता है। ठीक है, तो जबड़ा में दांत, जबड़ा में ये जबड़ा में दांत उपस्थित है, एक ऊपर वाला जॉ में उपस्थित है। अच्छा, अभी आप पढ़े थे ऊपर जॉ और नीचे जॉ को बंद करने के लिए 2 होठ है, पढ़े थे। तो यहाँ पास वही चीज है कि दांत जो है जबड़ा में उपस्थित तो है लेकिन गड्ढे में स्थित है, उसके नीचे स्थित है, और इस प्रकार के प्रक्रिया को हम थीकोडोंट कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थीकोडोंट। फिर से ये तीनों समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों अलग अलग बात का है। एक में कहा है कि जो दूध का दांत और अस्थाई दांत, इस प्रकार से पूरे जीवन भर में 2 बार दांत निकलता है, तो 2 का मतलब डाई हुआ, तो 2 बार दांत निकलने की प्रक्रिया को बोलते हैं डाइफिडोंट। क्या बोलते हैं, डाइफिडोंट। इसके आगे लिखा हुआ था कि जो अस्थाई दांत होता है वो 4 प्रकार का होता है। तो जो अस्थाई दांत 4 प्रकार का होता है और इसी को हम कहते हैं हेट्रोडोंट। क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट। और जो दांत होता है वो जबड़ा के गड्ढा में उपस्थित होता है, जबड़ा के गड्ढे में उपस्थित होता है, और इसीलिए इसको हम थीकोडोंट कहते हैं। तीनों एक बार जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इसमें इतना आसान है कि 2 बार दांत निकलना, डाइफिडोंट, स्थायी दांत 4 प्रकार के, थीकोडोंट, गड्ढा में उपस्थित, सॉरी 4 प्रकार के हेट्रोडोंट और गड्ढे में उपस्थित थीकोडोंट। आगे है दांत के प्रकार, जो हम आपको भी बताएं कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखते हैं दांतों के क्या हैं प्रकार। इंसाइजर, इंसाइजर मतलब आगे वाला दांत, आगे का 4 दांत। ठीक है, ऊपरी तथा निचले जबड़े के सामने की ओर, सामने की ओर 4 दांत। ये कैसे भी हंसते हैं तो पूरा दिखा जाता है ना। तो सामने का जो 1 2 3 4, ऐसे मेरा टेढ़ा है, मेरा मत देखिए, मेरा कैनाइन ज्यादा है। ठीक है, ये 4 दांत, नीचे का 4 दांत जो एकदम सामने होगा। ठीक, सामने का 4 दांत को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सामने के 4 दांत को हम बोलते हैं, सॉरी कट हो गया,
सामने की ओर जो 4 दांत होते हैं उसको हम इंसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है जिनका उपयोग, जिनका मतलब किनका उपयोग? इंसाइजर का। इंसाइजर का उपयोग भोजन को पकड़ने तथा काटने में किया जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, आप अगर किसी को दांत ही काट रहे हैं ना तो इंसाइजर के द्वारा। हाँ, आगे जाके जो 4 गो दांत जो पूरा नहीं देखते हैं, दांत ही काटता है 4 गो निशान बन जाता है। कोई काटी है दांते? सॉरी, कोई काटा है दांते? हाँ। तो पकड़ने और काटने की काम जो करता है वो काम करता है इंसाइजर। कौन करता है? इंसाइजर। सामने की ओर 4 दांत, ऊपर में भी 4, नीचे में भी 4, तो टोटल दांत का संख्या हो गया 4 + 4 इज इक्वल टू 8। कितना हो गया? 8। इसका आकार होता है छेनीनुमा। कौन नुमा? छेनीनुमा। कौन नुमा? छेनीनुमा। इंसाइजर। ये आपका इंसाइजर है। देखिए छेनीनुमा है। अगर आपके घर में छेनी नहीं है तो आप इंसाइजर को निकाल के छेनी का काम करके वापस लगा सकते हैं। ठीक है, तो छेनी नुमा आकार का होता है इंसाइजर। कौन होता है? इंसाइजर। अरे कैसा आकार का होता है? छेनी नुमा। अगला, ये क्या हुई? एग्जिट। इसके कारण हो रहा है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये मक्खी, मैं हूं मक्खी, इसके कारण हो रहा है। सॉरी। आइए देखो, फिर चेंज कर दिया मक्खी। ओ शिट। इसको हटाइए, इसको हटाइए और इसको लाइए। चलिए, जिनका उपयोग भोजन को पकड़ने तथा काटने में किया जाता है इसका आकार कैसा होता है? छेनीनुमा। अगला देखिएगा कन्हैया, जिसका नाम है केनाइन। क्या है? कनाइन। कनाइन नहीं, केनाइन। केनाइन क्या है? इनकी संख्या कितनी होती है? 4। जब इंसाइजर दांत है उसके ई साइडे को और उसके ई साइडे को, कहने का मतलब 4 ऐसे इंसाइजर दांत हुआ, यहां पास एक कनाइन होगा, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो ऊपर वाला जॉ में कैनाइन 2 और नीचे वाला में भी के वो कैनाइन हो जाएगा 2। तो 2 ऊपर 2 नीचे मिला के टोटल हो गया कितना? 4। तो कैनाइन दांत की संख्या होती है कितनी? 4। क्लियर है? आइए, कैनाइन इनकी संख्या 4 होती है, इंसाइजर के बाद उपस्थित होते हैं। अभी हम क्या बताएं? सामने का 4 दांत इंसाइजर, इधर आ गया कैनाइन और इधर भी आ गया कैनाइन, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो ऊपर की ओर 2 कैनाइन हो गया। आइए नीचे जबड़ा में ऐसे आ जाते हैं, तो नीचे जबड़ा भी इस प्रकार से दांत होगा। अरे इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। तो इधर भी कैनाइन और इधर भी कैनाइन, तो टोटल के गो कैनाइन? टोटल 4 गो कैनाइन ना। हाँ हाँ, आइए, तो कैनाइन की संख्या होती है 4 और इंसाइजर के बाद क्या होते हैं? उपस्थित। ये नुकीले और लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? नुकीले तथा लंबे। इसके कारण इसका उपयोग भोजन को छेदने तथा फाड़ने में होता है। ये लेग पीस वाले के ऐसी से पूरा कर लेते, पूरा खा लेते हैं ना पूरा। हाँ, इसी के। आइए ना कैनाइन दिखा। हाँ, तो कैनाइन के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो कैनाइन होता है इसका संख्या 4 था, अभी हम बताएं। आइए कैनाइन दांत देख लेते हैं। ये है आपका कैनाइन दांत। ठीक है, ये क्या है? नुकीला दांत होता है, चीरने फाड़ने में मदद करता है। ठीक है, कौन दांत? कैनाइन दांत। ये कैनाइन है। अब यहाँ पास आप खुद से देख लीजिए, ये सामने का 4 दांत इंसाइजर, देखो ना किसे खाए ला कर रहा है ना, 4 गो इंसाइजर, इधर कैनाइन और इधर कैनाइन। क्लियर है? कैनाइन। हाँ, कनाई तुम लोग को सुनाई दे रहा ना। आइए, नुकीले और कैसे होते हैं? लंबे। ठीक, तो इनका संख्या कितना हो गया? 4। अगला है प्रीमोलर। कौन है? प्रीमोलर। प्रीमोलर के बारे में पढ़ लेते हैं। दोनों जबड़ों में कैनाइन के दोनों तरफ 2-2, कैनाइन के दोनों तरफ 2-2, कैनाइन के दोनों तरफ 2 और 2, कहने का मतलब है ऊपर वाला जॉ में इधर 2, इधर 2, इधर 2 और इधर 2, तो ऊपर जॉ में 4, नीचे जॉ में 4, तो टोटल 8। समझिए बात को, समझिए। दोनों जबड़ा, एक ये जबड़ा, एक ये जबड़ा, कैनाइन के दोनों तरफ, क्या कैनाइन एक ई साइड और एक ई साइड है? कैनाइन के दोनों तरफ 2-2 दांत, कैनाइन के इधर 2 और कैनाइन के इधर 2, कहने का मतलब है इधर 2, तो ऊपर 4 और नीचे 4,
तो मिल के लगा लेंगे हम लोग अचार, तो टोटल प्री मोलर दांत का जो संख्या होता है वो कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। ये चौड़े तथा मजबूत होते हैं जो भोज पदार्थ को कुचलने का काम करते हैं। देखिए बाबू, हम इसी का बात कर रहे हैं प्रीमोलर का। ये क्या करते हैं? भोज पदार्थ को कुचलने का काम करते हैं। ठीक है, अगला है मोलर। प्रीमोलर के दोनों तरफ 3-3 दांत, देखो ऊपर 3 इधर 3, तो 3 और 3 इधर 3 इधर 3, 3 और 3 6, ऊपर 6 नीचे भी 6, तो टोटल दांत का संख्या कितना होगा? 12 होगा। तो प्रीमोलर के दोनों तरफ 3-3 चौड़े तथा मजबूत चबाने वाले दांत मोलर कहलाते हैं, जो पीसने का काम करते हैं। बाबू, यही वाला दांत को अकील के दांत कहते हैं हम लोग के लैंग्वेज में। अगर ये उग रहा है तो तुमको अकील हो रहा है, नहीं उगा है तो अकील नहीं है ना? हाँ, इसको अकल का दांत कहते हैं। इसका संख्या होता है 12, इसका संख्या होता है 8, इसका संख्या होता है 4, और इसका संख्या भी होता है 8। जोड़ लीजिए, 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32, हम तोरा से 31 हो गया। तो टोटल दांत की संख्या कितनी हुई? 32 हुई। अरे जो 32 हुई ना दांत की संख्या, ये जो 32 हुई ये आपकी अस्थाई दांत हुई, ना कि दूध का दांत। दूध का दांत कितना होता है? 20 गो। 6 से 7 साल की उम्र में ये टूट जाता है, इसके बदले आता है अस्थाई दांत। तो मनुष्य में 2 बार दांत निकलने की प्रक्रिया को क्या बोले थे? डाइफिडोंट। अस्थाई दांत 4 प्रकार के, इसको क्या बोले थे? अरे इसको क्या बोले थे? हेट्रोडोंट। और जबड़ा के गड्ढा में उपस्थित है, इसको क्या बोले थे? थीकोडोंट। क्लियर है? तो अस्थाई दांत 4 प्रकार के पढ़े, जिसमें था इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद कर लो, बिना कॉपी निकाले वीडियो देख के ही याद कर लो। कहा जरूरी है, याद करो। रील देखने से तो अच्छा है कि मेरा ही बात बार बार सुन लो, कुछ नॉलेज भी होगा, है ना? तो इंसाइजर दांत का संख्या होता है 8, कैनाइन का 4, प्रीमोलर का 8 और मोलर का 12। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।